दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो राजस्थान के दुर्ग है। राजस्थान के दुर्ग पढ़ेंगे अपन आज से। इससे पहले राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कर चुके हैं और अपना राजस्थान के इतिहास की सीरीज में सबसे पहला चैप्टर था राजवंश। ठीक है, तो जो एकीकरण अपन कंप्लीट कर चुके हैं, 7 चरण हुए थे एकीकरण के, राजस्थान के एकीकरण के, तो वो पिछली क्लास में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज से पढ़ेंगे पर राजस्थान के दुर्ग। देखिए, पहले अपन उन दुर्गों की चर्चा करेंगे जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, 2013 में यूनेस्को की जो एक मीटिंग हुई थी कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में। ठीक है, यूनेस्को की एक मीटिंग होती है नोम पेन में। देखिए, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है, इसमें राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को या 6 पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए मैं नाम बता देता हूँ आपको एक एक करके। देखिए, जो पहला, जो अपन एक एक नाम लिख लेता है यहाँ पे, फिर एक एक करके फिर उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, गागरोन दुर्ग था। देखिए, गागरोन था, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और जैसलमेर और आमेर। ठीक है, गागरोन का दुर्ग था, कुंभलगढ़ दुर्ग था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग और आमेर दुर्ग। ठीक है, इन 6 किलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2013 में शामिल किया गया था। 2013 में हुई थी मीटिंग। ठीक है, नोम पेन में हुई थी। देखिए, 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, अदर फैक्ट है थोड़ा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वर्तमान में जो अपने राजस्थान के 6 किले शामिल है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। देखिए, अब एक एक करके अपन इनकी बात करेंगे। आज की शायद अपनी क्लास में 3 किलो को कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में बाकी के 3 किलो को कर लेंगे, यानी अपनी जो क्लास भी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले गागरोन दुर्ग की। देखिए, इनसे पहले जो फैक्ट है, अदर फैक्ट है जो अपने को जानने लायक होते हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। एक शुक्रनिधि पुस्तक है। ठीक है, शुक्रनिधि पुस्तक है। इसके जो लेखक या रचयिता है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इस जो ये पुस्तक के अनुसार जो किले दुर्ग है, ये 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। मैं एक एक करके नाम बोल दूंगा आपके सामने। ठीक है, शुक्रनीति, ये शुक्राचार्य की जो पुस्तक है शुक्रनीति, इसके अनुसार जो 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। देखिए, जो पहला दुर्ग, जो एक एक करके मैं नाम बोल रहा हूं, जैसे गिरि दुर्ग होता है। गिरि दुर्ग वो होता है जो पहाड़ों पर बने हुए होते हैं। ठीक है, पहाड़ पर बना हुआ होता है, वो गिरि दुर्ग होता है। जल दुर्ग वो होता है जिसके आसपास में, ये जिसके पास में जल हो, या पानी, जल राशि हो, या कोई नदी हो या झील हो। ठीक, तो वो जल दुर्ग हो जाएगा। तीसरा दुर्ग वो होगा जो एरण दुर्ग होगा। एरण दुर्ग का मतलब होता है जंगल वाला दुर्ग, जिसके पास में जंगल हो। ठीक है, देखिए, जंगल, अब आगे वन दुर्ग भी आएगा। तो वन दुर्ग वो होता है जिसके पास में वन बसे हुए, एरण का मतलब जंगल वो होता है, घने बसे हुए जंगल है, घने जंगल। और वन दुर्ग जो उनके पास जो वन हो। ठीक है, तो 4 दुर्ग हो गए, यानी 4 दुर्ग हो गए अपने। एक धानवन दुर्ग होता है। देखिए, धानवन दुर्ग होता है वो दुर्ग होता है जो
मरुस्थल में बना हुआ जो दुर्ग हो, ठीक है। जो मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान में जो दुर्ग है, जैसे जैसलमेर वाला दुर्ग है, तो मुख्यतः धानवन दुर्ग हो सकता है, एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। मरुस्थलीय दुर्ग है। देखिए फिर पारिक दुर्ग की बात करते हैं। छठवां दुर्ग होएगा जो शुक्र नीति के अनुसार, जो पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई बनी हुई हो, ठीक है। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई बनी हुई हो। 6 दुर्ग हो गए हैं शुक्र नीति के अनुसार। जो 7वां दुर्ग रहेगा जो पारिद दुर्ग, ठीक है। पारिद, पारिद का मतलब परिधि एक प्रकार से जिसके परकोटा बना हुआ हो, ठीक है, तो वो पारिद दुर्ग कहलाएगा। तो अपने 7 दुर्ग हो गए हैं। और एक सैन्य दुर्ग होगा, ठीक है। सैन्य दुर्ग वो होगा जिस दुर्ग में या जिस किले में सेनाएं रहती थी उस समय में, ठीक है, तो वो सैन्य दुर्ग कहलाएगा। 8 दुर्ग हो गए हैं अपने। एक सहाय दुर्ग होगा, जो वो दुर्ग या वो किला जिसमें सहायता के लिए या सहायता पहुंचाई जा सकती है, बाहर से सहायता पहुंचाई जा सकती है या अंदर से सहायता किसी को दी जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार से शुक्र नीति में 9 दुर्ग बताए गए हैं। गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, एरण दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिदी दुर्ग या पारिद दुर्ग, ठीक है, और जो सहाय दुर्ग, ठीक है, और एक का सैन्य दुर्ग। तो इस प्रकार से शुक्र नीति की थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए अब आगे बात करते हैं एक एक करके किलों के बारे में, या पहले यानी एक एक करके दुर्गों के बारे में। पहले बात करते हैं अपन गागरोन दुर्ग की। देखिए गागरोन दुर्ग से थोड़ा सा अपन यहाँ की जो हिस्ट्री भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री भी समझने की कोशिश करेंगे, या यहाँ का इतिहास भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो गागरोन दुर्ग था, जो परमार वंश की एक शाखा होती थी, या परमारों की एक शाखा होती थी उस समय, डोड शाखा। तो डोड राजाओं द्वारा ये जो गागरोन दुर्ग बनाया गया था। ठीक है, डोड राजाओं द्वारा निर्मित है गागरोन वाला दुर्ग। परमारों की एक शाखा थी डोड। देखिए इसका स्थानीय नाम, जो गागरोन दुर्ग को स्थानीय भाषा में या स्थानीय नाम दे रखा था इन्होंने धूलरगढ़। ठीक है, धूलरगढ़ के नाम से पुकारते हैं स्थानीय भाषा में, स्थानीय लैंग्वेज में, या स्थानीय जो जनता है वहां की। तो ये इसे जो गागरोन दुर्ग को यानी धूलरगढ़ नाम से पुकारते हैं या धूलरगढ़ नाम से जानते हैं। देखिए अब बात करते हैं इतिहास की यहाँ का। देखिए जो खिंची चौहानों की एक शाखा हुआ करती थी, ठीक है, खिंची चौहानों की शाखा हुआ करती थी। तो देवेंद्र सिंह खिंची ने डोड राजाओं को यानी हराकर इस जो गागरोन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, गागरोन दुर्ग पर देवन खींची ने, ये चौहान वंश की शाखा हुआ करती थी खींची। लेकिन चौहानों की जो जो खींची शाखा के जो राजा थे देवन खींची, तो इसने यानी डोड राजाओं को हराकर गागरोन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा और पढ़ते इतिहास के बारे में इनके जो। देखिए प्रताप सिंह खींची पढ़ते हैं अपन आगे, और फिर आगे पढ़ेंगे जो पालन खींची भी पढ़ेंगे। देखिए प्रताप सिंह खींची यहाँ के राजा थे। तो प्रताप सिंह खींची फिरोज तुगलक को हराते हैं, ये थोड़ा फैक्ट ध्यान रख लेना। प्रताप सिंह खींची फिरोज तुगलक को भी हराते हैं, और प्रताप सिंह खींची अपने जो छोटे भाई थे उनको राजा बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए प्रताप सिंह खींची का छोटा भाई था अचलदास खींची। ठीक है, प्रताप सिंह खींची फिरोज तुगलक को हराते हैं, और अपने छोटे भाई अचलदास खींची को यानी राजकाज सौंप देते हैं या प्रशासन सौंप देते हैं, और खुद सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, प्रताप सिंह खींची खुद सन्यासी बन जाते हैं और छोटे भाई अचलदास को राजा बना देते हैं। देखिए जो प्रताप सिंह खींची है आगे चलकर या कालांतर में जो संत पीपा के रूप में पूजे गए थे।
ठीक है। संत पीपा के रूप में पूजे जाते हैं प्रताप सिंह खींची, और अपने छोटे भाई जो अचलदास खींची को यहाँ का राजा बना देते हैं। ठीक है, देखिए प्रताप सिंह यानी अचलदास खींची के समय की बात करते हैं आगे अपन। 1423 का समय था। ठीक है, 1423 में जो मालवा का सुल्तान था ओसंग शाह। ठीक है, मालवा सुल्तान ओसंग शाह 1423 में आक्रमण करता है गागरोन पर। देखिए अचलदास खिंची के समय में ओसंग शाह जब आक्रमण करता है 1423 में, तो इस समय यहाँ पे गागरोन का प्रथम शाखा होता है। ठीक है, प्रथम शाखा होता है 1423 में। अचलदास खिंची के समय में ओसंग शाह जो मालवा का था ये आक्रमण करता है। ठीक है, देखिए शिवदास गार्डन की एक पुस्तक है। ठीक है, शिवदास गार्डन की एक पुस्तक है अचलदास खिंचीरी वचनिका। शिवदास गार्डन की जो है पुस्तक अचलदास खिंचीरी वचनिका, इसमें जो गागरोन के प्रथम शाखा की जानकारी मिलती है अपने को। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि अपने को किस पुस्तक से गागरोन के प्रथम शाखा की जानकारी मिलती है। तो अचलदास खिंची की पुस्तक है अचलदास खिंचीरी वचनिका, इससे अपने को गागरोन के प्रथम शाखा की जानकारी मिलती है। देखिए अचलदास खिंची के बाद में पालन खिंची यहाँ का शासक बनता है। देखिए जो पालन खिंची था ये अचलदास खिंची का बेटा था। ठीक है, पालन खिंची था जो अचलदास खिंची का पुत्र था। पालन खिंची राजा बनता है। तो देखिए जब पालन खिंची यहाँ का राजा बनता है, शासक बनता है, तो इस समय जो मालवा का ही जो एक जो सुल्तान था महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, महमूद खिलजी फर्स्ट जो मालवा का सुल्तान था। ठीक है, देखिए ये 1444 में आक्रमण करता है वापस गागरोन पर। ठीक है, 1444 में आक्रमण करता है। इस समय गागरोन का दूसरा शाखा होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, 1444 में पालन खिंची के समय में मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम आक्रमण करता है गागरोन पर 1444 में, और इस समय गागरोन का दूसरा शाखा होता है। देखिए इस समय जो ये महमूद खिलजी जो प्रथम था, ये जो गागरोन का नाम बदलता है, जो गागरोन पर अधिकार कर लेता है और मुस्तफाबाद नाम कर देता है गागरोन का। ठीक है, गागरोन का नाम बदल कर मुस्तफाबाद कर देता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि भाई कौन सा जो सुल्तान था मालवा का, वो गागरोन पर अधिकार करके वो गागरोन का नाम कर देता है मुस्तफाबाद। ठीक है, तो ये अपन ने थोड़ा इतिहास की बातें की हैं या राजवंशों की बात की है। ठीक है, देखिए किले की अपन विशेषताओं की बात करें, ये तो थोड़ा इतिहास का अगर देखे थे अपन, यहाँ पर जो किस वंश का शासन रहा था इस जो दुर्ग पर। अब बात करते हैं किले की विशेषताओं की। देखिए जो गागरोन किला है ये पहाड़ी किला है। ठीक है, पहाड़ी दुर्ग है। देखिए पहाड़ी दुर्ग होने के साथ देखिए ये पहाड़ी दुर्ग है और यहाँ पर जो नदियां बहती है। ठीक है,
तो ये जल दुर्ग भी है। ठीक है, देखिए काली सिंध और आहू नदियां बहती है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, काली सिंध और आहू नदियों के इन किनारे पर होने के कारण यह जल दुर्ग भी है। और पहाड़ी पर यानी स्थित है तो पहाड़ी दुर्ग भी है। दोनों प्रकार की विशेषता होगी, पहाड़ी की विशेषताएं हो गई, ठीक है, और जल की विशेषताएं हो गई, जल दुर्ग की विशेषताएं हो गई। देखिए इसका जो परकोटा है, इसके परकोटा बना हुआ है, तो ये पारिक दुर्ग की विशेषताएं भी हो गई इसमें। ठीक है, देखिए जो इसके तिहरा परकोटा बताया जाता है, जो गागरोन किले का जो तिहरा परकोटा बताया जाता है, ठीक है, मैं 3 लेयर है इस परकोटे की। और जो ये परकोटा है वह जालिम सिंह झाला के द्वारा बनवाया जाता है, तो इस परकोटे को जालिम कोट भी कहा जाता है। ठीक है, जालिम सिंह झाला के द्वारा बनाए जाने के कारण में ये जो गागरोन का जो परकोटा है इसको जालिम कोट भी कहा जाता है, और ये तिहरा परकोटा है। देखिए ये जंगल में स्थित है। ठीक है, जो ये परकोटा है इसके आसपास जंगल है, तो इसमें जंगल वाले दुर्ग की विशेषताएं भी है। देखिए ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि ये दूर से देखने पर जंगल की वजह से दिखाई नहीं देता है, जो गागरोन वाला जो दुर्ग है कि दूर से देखने पर, देखिए भाई कहा जाता है कि वनगंधियां होती है, वैसे अब आप जाके एक आंख ही लगा के बैठ जाओ, मुझे तो देखना है ये दूर से, मेरे को तो थोड़ा सा दिख रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन कहा जाता है भाई जंगल की वजह से, देखिए उस जमाने में कहा जाता होगा, उस समय में कहा जाता होगा जंगल बहुत घने होते थे, आजकल तो वे जंगल काट भी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जंगल वाले दुर्ग की विशेषताएं भी इसमें मानी जाती है। ठीक है, देखिए तो अब बात कर लिया अपन गागरोन दुर्ग की। जो किले की जो मुख्य इमारतें हैं, ठीक है, किले की जो मुख्य इमारतें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस किले में एक मधुसूदन मंदिर बना हुआ है। ठीक है, मधुसूदन मंदिर बना हुआ है इसमें, जो कोटा के राजा दुर्जनसाल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मधुसूदन मंदिर जो कोटा के राजा दुर्जनसाल के द्वारा बनवाया गया था। देखिए जो इमारतों की बात आती है, इसमें एक बुलंद दरवाजा बनवाया हुआ है जो औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये बुलंद दरवाजा था, जो जो बुलंद दरवाजा है गागरोन किले में, ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है। देखिए इसके बाद में एक संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जो जिसे मीठे शाह की दरगाह भी कहते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि संत हमीदुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह है किस दुर्ग में स्थित है, तो गागरोन दुर्ग में स्थित है। देखिए सांप्रदायिक सद्भावना के अकॉर्डिंग में पूछी जा सकती है, वह जो दुर्ग थे इनमें जो जो संत जो हमीदुद्दीन नागौरी या मीठे शाह की दरगाह भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखना। देखिए इसमें कोटा राज्य की टकसाल भी स्थित है। देखिए कोटा राज्य की टकसाल, अब ये गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, ये पहले देख कुछ समय यानी कुछ समय बाद में जो कोटा के अधिकार में आ गया था, जो कोटा वालों को अधिकार हो गया था, तो इस पर जो कोटा वाले जो राजाओं द्वारा यहाँ पर टकसाल स्थित कर दी गई थी, टकसाल की स्थापना की गई थी। तो कोटा के क्षेत्राधिकार यानी कोटा के अधिकार में आने की वजह से यहाँ पर कोटा राज्य की टकसाल भी स्थापित की गई थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर यहाँ पर एक जौहर कुंड भी बना हुआ है। देखिए भाई जौहर कुंड में आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो भाई, जैसे साके वगैरह हुआ करते थे तो जौहर कुंड तो होंगे ही वहां पे। ठीक है, तो ये और जो दुर्गों में भी हो सकते हैं जौहर कुंड वगैरह, तो गागरोन दुर्ग में ध्यान रखना। और एक अंधेर बावली है यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोमा लगा नीचे आपको दिखेगा। अंधेर बावड़ी है। और एक जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गीद कराई। देखिए गीत गराय के आगे आप एक लाइन लिख सकते हो, जो गीत गराय में जो राजनीतिक कैदी होते थे उस समय, राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, गीत गराई जो व्यवस्था थी जो यहाँ पे, तो यहाँ पर जो राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था, आपको दिख रहा नहीं होगा भाई, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे।
अंधेरी बावड़ी है, एक तो गागरों दुर्ग में, और एक गीत कराए। गीत कराए क्या गया, आप ढंग से लिख लेना कि गीत कराए में राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, अपने यहाँ तक जो गागरों का दुर्ग हो चुका है, गागरों दुर्ग की जो बातें थी, जो मुख्य मुख्य जो तथ्य थे, उनके बारे में आपको मैं बता दिया हूँ। इसके बाद में अपन बात करेंगे चित्तौड़ दुर्ग की। ठीक है, देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो और जो अलग फैक्ट जो दुनिया जानती है या हर स्टूडेंट को पता होते हैं, वो लगभग अपन जब इतिहास पढ़ रहे थे या राजवंश पढ़ रहे थे चित्तौड़गढ़ का, ठीक है, या मेवाड़ का, तो उस समय में पढ़ लिया। तो कुछ बातें ऐसी है कि भाई मैं नहीं बता पाऊँ, वो अपन वहाँ पे बात कर लिए थे। इस प्रकार से मैं जो फैक्ट है वो नहीं बताऊंगा, ठीक है, वैसे मैं नाम बता दूंगा। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो अन्य नाम बात करें अपन, जो इसके अन्य नामों से पुकारा जाता है, तो राजस्थान का गौरव के नाम से भी पुकारा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ठीक है, किलो का सिरमौर के नाम से पुकारा जाता है। भाई किलो का सिरमौर रहेगा, भाई इससे अच्छा किला नहीं हो सकता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से किला राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है चित्तौड़गढ़ किले को, गौरवशाली इतिहास रहा है चित्तौड़ का। ठीक है, तो किलो का सिरमौर और राजस्थान का गौरव, और एक दुर्गों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है इसको। देखिए अब जो जितनी संज्ञाएं दी जाए वही कम है भाई, ऐसे जो जहाँ का इतिहास गौरवशाली रहा हो, ठीक है, किसी न किसी दुर्ग से, यानी बाहर का कोई दुर्ग हो, उससे तुलना की जाती है, शासकों की तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये तीन अन्य नाम है चित्तौड़ के, चित्तौड़ दुर्ग के, राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर और दुर्गों का तीर्थ स्थल। देखिए अब इसकी बात करते हैं अपन निर्माण की। देखिए इसमें दो प्रकार की किंवदंतियां हैं, कि इसमें जो पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, आप ढंग लाइन टू लाइन लिख सकते हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार निर्माण इसका भीम ने करवाया है, और यहाँ पर भीम तालाब भी है। भाई भीम ने यहाँ पे लात मार के एक तालाब का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से पौराणिक कथाओं के अनुसार भाई जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है भीम ने करवाया है। ठीक है, ठीक है, और जो दूसरा फैक्ट आता है अपने सामने, ये चित्रांग मौर्य, चित्रांग मौर्य ने करवाया है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार करवाया, अपने को इसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है चित्रांगन मौर्य की या चित्रांग मौर्य की। देखिए दो पुस्तकें हैं, एक तो नयन चंद्र सूरी की जो पुस्तक है, ठीक है, नयन चंद्र सूरी की जो पुस्तक है कुमारपाल प्रबंध, देखिए गुजराती पुस्तक है। आप लिख लेना, नयन चंद्र सूरी की पुस्तक है, गुजराती पुस्तक है कुमारपाल प्रबंध। तो जो कुमारपाल प्रबंध में अपने को जानकारी मिलती है, चित्रांगद मौर्य ने यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। और देखिए एक पुस्तक और है कवि राजा श्यामदास की, जो वीर विनोद। ठीक है, तो इन दोनों पुस्तकों के अकॉर्डिंग अपने को
जानकारी मिलती है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। ठीक है, देखिए अपने को दो जानकारी मिली निर्माण को लेके। एक तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम ने निर्माण करवाया है, यहाँ पर भीमलत तालाब का निर्माण भी भीमलत तालाब भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो और इसके बारे में कहा जाता है भीमलत जो तालाब है इसका निर्माण भीम ने लात मार कर किया था। ठीक है, धरती में लात मार गई। कुमारपाल परबन और वीर विनोद के अकॉर्डिंग अपने को जानकारी मिलती है चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए इनके नाम भीम के नाम पे भीमलत तालाब है और यहाँ पे जो चित्रांगद मौर्य के नाम पे चतरंग तालाब है। दोनों के नाम से तालाब मिलते हैं यहाँ पे। अब निर्माण की बात हो गई है। देखिए चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाए जाने के कारण इस जो दुर्ग का निर्माण जो इस दुर्ग का नाम पड़ा है चित्रकूट दुर्ग। ठीक है, चित्रकूट दुर्ग या चित्रकोट भी कहते हैं इसको। चित्रकोट भी लिख सकते हो या चित्रकूट दुर्ग भी कह सकते हो, चित्रांगद मौर्य के कारण इसका नाम ये भी है। ठीक है, देखिए इसके पुनर्निर्माण के बारे में कहा जाता है, तो कहा क्या जाता है महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। देखिए ये मेसा के पठार पर जो मछली की आकृति में बना हुआ है, ठीक है, ये मेसा का पठार है यहाँ पर और मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। और इसको जो दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है जैसे मछली की आकृति हो। ठीक है, तो आगे भी अपन पढ़ेंगे जो किलों के बारे में, दुर्गों के बारे में, भाई वो किस आकृति में बना हुआ है या किस आकृति में बना हुआ प्रतीत होता है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। देखिए इसके बाद में अपन बात करें ये जो कौन कौन सी नदियों के किनारे पर स्थित है। ठीक है, गंभीरी और बैडस नदियों के किनारे पर स्थित है। ठीक है, देखिए पहाड़ पर स्थित है, पहाड़ी दुर्ग हो गया। नदियों के किनारे पर बसा हुआ है तो जल दुर्ग भी हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। ठीक है, भाई इस किले में भाई सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर सकती है या इसमें रह सकते हैं लोग, भाई सबसे ज्यादा रह सकते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कहा जाता है इस जो किले को। ठीक है, देखिए इस किले के लिए ये कहा जाता है भाई इसमें सभी प्रकार की विशेषताएं हैं इस किले में या इस दुर्ग में, जैसे जल दुर्ग हो गया, पहाड़ी दुर्ग हो गया। ठीक है, लेकिन एक विशेषता नहीं है जो धानवंत दुर्ग की विशेषता नहीं है। ठीक है, ठीक है, धानवंत दुर्ग की विशेषताओं को छोड़कर सभी प्रकार की विशेषताएं इसमें, यानी कि मरुस्थलीय दुर्ग नहीं है ये। भाई अभी यहाँ पे मरुस्थल तो कहाँ पे आएगा, मेवाड़ में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो धानवंत दुर्ग की विशेषता ही नहीं है यहाँ पर। देखिए अब आगे इसकी बात करें तो इसमें 7 विशाल दरवाजे बनाए हुए हैं। नाम आप देख लेना, नाम आप लिख लेना, अलग अलग जो 7 दरवाजों के नाम है तो आप लिख लेना। ठीक है, देखिए इसका जो सामरिक महत्व था अपन बात कर चुके थे, जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय, ये जो दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाले रास्ते पर जो स्थित है, तो ये भी थोड़ी विशेषता लिख लेना। इसका जो सामरिक जो महत्व था तो वो लिख लेना। ये दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा जाने वाले जो मार्ग पर स्थित था या स्थित है, तो इसलिए इसकी यानी जो व्यापारिक महत्व भी था। ठीक है, व्यापारिक और सामरिक दोनों महत्व लिख लेना भाई। ठीक है, तो अपन यहाँ तक बात कर चुके हैं। अब देखिए चित्तौड़ जो दुर्ग है इसमें कुछ जो इमारतें हैं, इंपॉर्टेंट इमारतें हैं,
उनकी मैं बात बता देता हूँ आपको। कुछ इमारतों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, उनका नाम अपन लास्ट में, यानी मैं लास्ट में बोल दूंगा। देखिए जो इसमें एक इमारत है लाखोटा बारी, ठीक है। लाखोटा बारी, बारी का मतलब वो खिड़की होती है भाई, अपन गांव में बारी बोलते हैं, अपन राजस्थानी भाषा में जो बारी बोलते हैं खिड़की को। तो इसमें लाखोटा बारी स्थित है। लाखोटा बारी के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था तो 1 लाख रुपए देकर इस बारी को या इस खिड़की को खुलवाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बारी को 1 लाख रुपए देकर खुलवाया था, तो इसको 1 लाख का वजह से लाखोटा बारी इसका नाम पड़ गया है। देखिए इसके यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक नवलखा भंडार भी है, ठीक है। नवलखा भंडार है और एक तुलजा भवानी मंदिर है। देखिए नवलखा भंडार और एक तुलजा भवानी मंदिर है जो बनवीर बनवीर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। जो उड़ना राजकुमार दासी की, यानी उड़ना राजकुमार की दासी का पुत्र था बनवीर, ठीक है। ये नवलखा भंडार और तुलजा भवानी मंदिर है जो बनवीर के द्वारा बनाया गया था। बनवीर के बारे में अपन पिछली क्लासेज में बात कर चुके हैं। ये उड़ना राजकुमार की दासी का पुत्र था बनवीर। देखिए इसके बाद में बात करते हैं कालिका मंदिर। यहाँ पर कालिका मंदिर भी स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखिए जो कालिका मंदिर है ये पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था, तो इस मंदिर को किसी जो विपक्षी शासकों ने तोड़ दिया होगा और इसके बाद में जो कालिका मंदिर की स्थापना की गई यहाँ पे, यानी ये पहले सूर्य मंदिर था, आप ब्रैकेट में लिख लेना। जो कालिका मंदिर है जो पहले सूर्य मंदिर था। इसके बाद में बात करते हैं एकलिंग मंदिर। एकलिंग मंदिर भी इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होगा। देखिए चित्तौड़गढ़ के यानी मेवाड़ के जो राजा थे अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, तो एकलिंग जी का मंदिर बनवा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद में सतबीस देवरी, यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे। देखिए देवरी एक अपन बात बताऊं, जो सतबीस है, सतबीस का मतलब होगा 27, ठीक है। तो 27 जैन मंदिर है यहाँ पे सतबीस देवरी पर या सतबीस देवरी में। तो जैनों के 27 मंदिर है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो सतबीस देवरी, 27 का मतलब होगा 27, और जैन मंदिर है ये सतबीस देवरी है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। देखिए इसके बाद में बात करते हैं श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है। देखिए जो पार्श्वनाथ मंदिर है ये तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने बनवाया था, ठीक है। मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे उस समय तेज सिंह, तो उनकी एक रानी थी जैतल देवी, तो जैतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए यहाँ पर मीरा मंदिर भी है, अब आप लिख लेना जो मैं नाम बता रहा हूँ। मीरा मंदिर है। विजय स्तंभ की अपन बात कर चुके हैं इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख सकते हो अलग से, और यहाँ पे भी विजय स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है, ठीक है। खातड़ रानी का महल है, ये थोड़ा लिख लेना भाई, खातड़ रानी का महल लिख लेना, ठीक है। खातड़ रानी का महल है। 9 गजा पीर की कब्र है, 9 गजा पीर की कब्र भी लिख लेना, ठीक है। 9 गजा पीर की कब्र है। और एक गोरा बादल का महल। देखिए गोरा बादल का महल आप थोड़ा जान ये भी पता लगा सकते हो, या आपके माइंड में रह सकती है भाई, गोरा बादल मेवाड़ की तरफ से लड़ते हैं तो इनके महल तो हो सकते हैं चित्तौड़ दुर्ग में या मेवाड़ कहीं पर भी, ठीक है। तो आप ठीक है, तो इतने ये इमारतें थी, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ये अपना हो चुका है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। पहले अपन गागवन दुर्ग पढ़ चुके हैं, दूसरा अपन पढ़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और तीसरा अपन पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग।
ठीक है, कुंभलगढ़ की बात करें अपन तो कुंभलगढ़ देखे दुर्ग है जो राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ की जो कुछ अपन बात पहले भी कर चुके हैं। कुंभलगढ़ की नींव रखी जाती है महाराणा कुंभा के द्वारा रखी जाती है। यहाँ पर जो एक वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी स्थित है मामादेव कुंड के पास में। मामादेव कुंड के पास में जो कुंभा की हत्या की गई थी उनके पुत्र उद्दा के द्वारा, तो ये भी फैक्ट आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ। तो कुंभलगढ़ किले में मामादेव कुंड भी है। यहाँ पर एक झाली रानी का मालिया है। तो अपन एक एक करके बात करते हैं, पहले कुंभलगढ़ किले की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में जो किला है, देखिए इसकी ऊंचाई के बारे में अपन बात करें पहले, तो इसकी ऊंचाई अबुल फजल के अकॉर्डिंग देखिए अबुल फजल कहते हैं इसके ऊंचाई के लिए, ये थोड़ा इन्वर्टेड कोमा में डाल के इस स्टेटमेंट को लिख लेना आप। अबुल फजल के अनुसार अगर कुंभलगढ़ किले को कोई नीचे से देखता है ऊपर की ओर तो उस व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार कुंभलगढ़ किले को कोई व्यक्ति देखे तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने कहा था कि यह किला इतनी ऊंचाई पर है कि इसे कोई भी नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उस व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। इन्वर्टेड कोमा में डाल के आप लिख सकते हो इस स्टेटमेंट को। देखिए इसके जो एक परकोटा बना हुआ है, ठीक है, ये दीवार बनी हुई है, तो दीवार की लंबाई इसकी बताई जाती है 36 किलोमीटर। ठीक है, बहुत लंबी दीवार है ये, तो इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो किला जो कितना बड़ा होगा या कितनी दूर में विस्तृत होगा या फैला हुआ होगा। ठीक है, दीवार की लंबाई की बात हो गई है, ऊंचाई की बात हो गई है, तो दीवार की जो चौड़ाई है तो इसकी बात करते हैं अपन अब। ठीक है, देखिए इसकी चौड़ाई के लिए कहा जाता है कि इसकी जो दीवार पर 8 घुड़सवार पहरा दे सकते हैं। ठीक है, 8 घुड़सवार चल सकते हैं एक साथ। जो दीवार होगी इस पर जो 8 घुड़सवार एक साथ पहरा दे सकते हैं, भाई बराबर में चल सकते हैं, समानांतर चल सकते हैं। देखिए अपने को कुछ जगह पर 4 घुड़सवार मिलते हैं। देखिए जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसमें, और जो यानी कुछ जो बुकें हैं या पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में अपने को 4 घुड़सवार मिलेंगे। जो जो ये जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक आई है जो वर्तमान में चल रही है स्कूलों में, उसमें 8 घुड़सवार दे रखे हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना। तो कुछ जगह पर आपको कंफ्यूज करने के लिए मिल सकता है, लेकिन जो अब जो वर्तमान में चल रही जो स्कूलों में जो पुस्तकें हैं उनके अकॉर्डिंग तो 8 घुड़सवार, तो अपने को 8 घुड़सवार ही मानना है। अगर 8 नहीं आए और 4 आ जाए तो फिर 4 कर देना, 4 और 8 दोनों आ जाए तो अपने को वर्तमान स्थिति को देखते हुए 8 घुड़सवार करना है। ठीक है, कि किस किले के बारे में कहा जाता है कि उसकी दीवार पर एक साथ 8 घुड़सवार दौड़ सकते हैं या चल सकते हैं, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए जेम्स टोड इतिहासकार रहे हैं। जेम्स टोड ने जो एक किला है यूरोप में एट्रुस्कन, तो उस एट्रुस्कन किले यानी दुर्ग से तुलना की है। ठीक है, जेम्स टोड ने कहा है कि जो यूरोप में एट्रुस्कन दुर्ग है उसकी जैसा लगता है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो जेम्स टोड ने एट्रुस्कन दुर्ग से किया तुलना। अबुल फजल ने कहा कि इस किले को नीचे से ऊपर की ओर कोई देखे तो उसकी पगड़ी गिर जाती है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अब इस जो किले की इमारतों की अगर बात करें तो इस किले में जो मुख्य, मैं स्टार्टिंग में भी बताया था पढ़ा यानी जो हेडिंग डाला था तब, इसमें एक मामादेव कुंड है।
देखिए मामादेव कुंड है जो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो मामादेव कुंड के पास में लगी हुई है। इसी मामादेव कुंड के पास में वो शिवलिंग था जहां पर कुंभा बैठकर पूजा कर रहा था शिव जी की, और उसके बेटे जो उद्दा ने, जो मेवाड़ का पितरंता कहलाता है, तो उद्दा ने कुंभा की हत्या की थी। तो मामादेव कुंड के पास जो शिवलिंग था वहीं पर कुंभा की हत्या हुई है। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी यहीं पर स्थित है पास में। देखिए एक झाली रानी का मालिया भी स्थित है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मालिया का मतलब यह होता है, अपन जैसे राजस्थानी भाषा में कुछ जो शब्द है, ये शब्दकोश है, उसके अकॉर्डिंग जो छत पर बने कमरे को कहा जाता है माड़ा या माड़ा या माड़िया। ठीक है, तो एक कमरा टाइप का है, ऊपर बना हुआ है, तो झाली रानी का मालिया है ये। देखिए जो झाली रानी की बात मैं बताऊं तो ये देखिए उदय सिंह की रानी थी। ठीक है, झाली रानी थी जो, अगर आपको पता हो और याद हो तो अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय, तो अपन बात किए थे एक जो ये झाली रानी थी, ये खेरवा पाली की राजकुमारी थी, एक सामंत की बेटी थी झाली। ठीक है, जैत सिंह था जो खेरवा या पाली, जो खेरवा का जो सामंत था जैत सिंह, इसकी दो बेटियां थी, एक ठीक है स्वरूप दे और एक जो झाली रानी थी। स्वरूप दे से जो मालदेव शादी कर चुका था और इससे भी मालदेव शादी करना चाहता था, लेकिन जो सामंत था इसका पिता था जैत सिंह, ठीक है, वो यानी इसकी शादी जो स्वरूप दे के जो पति मालदेव थे उससे नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इच्छा जता रहा था मालदेव भाई मैं इससे भी शादी करूं, दोनों को मैं रहूं, मैं ही शादी करूं। तो उससे शादी नहीं करता है मालदेव से, और उदय सिंह से शादी कर देता है। तो इस प्रकार से ये झाली रानी थी जो उदय सिंह की रानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कमरा है, तो झाली रानी का मालिया, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए यहाँ पर कटारगढ़ भी है कुंभलगढ़ में। कटारगढ़, देखिए ये कुंभा का निजी आवास था। ठीक है, और कटारगढ़ में बादल महल है, एक कमरा है। कुंभा का निजी आवास था ये कटारगढ़, और मेवाड़ की आंख भी कही जाती है। ठीक है, कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कही जाती है। कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी भाग है ये कटारगढ़ है, जो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़, कुंभा का निजी आवास कटारगढ़, जो कुंभलगढ़ यानी मेवाड़ की आंख कटारगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखना। तो अपन बात कर चुके हैं राजस्थान के जो वे दुर्ग जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, उनमें से 3 दुर्गों की बात कर चुके हैं। बचे हुए 3 दुर्ग हैं, उनकी अपन बात कर लेंगे, आमेर, जैसलमेर और रणथंभौर। ठीक है, 3 दुर्ग बचे हैं, और जो बाकी के दुर्ग है उनकी अगली क्लासेज में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन जो राजस्थान के जो दुर्गों की बात कर रहे हैं, आज जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था अपन। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आए। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।